आपका स्वागत है और चर्चा हमारी यहाँ पर सोने पर जारी है, जहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। और आज हम भावों की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इंडस्ट्री की ओवरऑल की बात, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये कमोडिटी जैसे जैसे एक्सपेंसिव होती जा रही है, जैसे जैसे कि ये एसेट क्लास बनते जा रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब इसे सिर्फ सोने की तरह देखना, ये अक्रॉस कमोडिटीज़ हैं। कोठारी जी, एक और जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पर अब हम करते हुए नजर आ रहे हैं वो ये कि आप रूरल इंडिया इसे ले रहा है, मिलेनियल्स इसे खरीद रहे हैं, HNIs खरीद रहे हैं, फंड हाउसेस तक ने ये कहा है कि गोल्ड को एज एन एसेट क्लास अब यहां पर ट्रीट किया जाना चाहिए, एक कैटेगरी में हम इसको बांट के नहीं रख सकते। एक तो बात ये हुई। दूसरी ये कि आप क्या देखते हैं आगे जाके क्या यहां पर रूल करेगा? क्या वो डिजाइन होंगे, क्या वो आफ्टर सेल सर्विस है, ट्रस्ट फैक्टर है? क्योंकि जिसे भी देखिए वो अपना यहां पर एजेंडा सेट कर रहा है। लैब ग्रोन डायमंड्स वाले कहते हैं कि ये डायमंड जैसा ही है और कम में मिलता है। जो नेचुरल डायमंड वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये नेचुरल है, लैब ग्रोन को नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस फिलहाल इस सेक्टर को लेकर निकल रही हैं, लेकिन 2023 एज एन ईयर आप कैसे देखते हैं? मैंने सबसे पहले तो जो गोल्ड इंपोर्ट होता है उसमें मैक्सिमम 65 टू 70% जो गोल्ड बिकता है वो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बिकती है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बार लेना है तो थोड़ा अनसेफ है, इंपोर्टेड बार है, मार्किंग्स वाला बार है, तो उसके फिर वो बिल के हिसाब से भी है। तो लोग 70% ज्वेलरी प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीदती है। 10 to 15% कॉइन बार और छोटे स्मॉल डोमिनेशन साइज में जाते हैं, जो फेस्टिवल सीजन के अंदर लेने देने के काम में या मैरिजेस के काम में आता है। और रहा बार दूसरा 15% जो गोल्ड रहता है वो ज्वेलरी, जो हाई एंड ज्वेलरी होती है, और उसके लिए डायमंड ज्वेलरी गिनो, आप हाई एंड ज्वेलरी गिनो, जड़ाऊ, उनके लिए वो 15% वो ज्वेलरी है। तो इस तरह का एक पूरा डिमांड रहता है। अल्टीमेटली जो 100% जो डिमांड रहता है वो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का जाते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मैक्सिमम जो मेकिंग चार्जेस होता है उसके सबसे ज्यादा सेल है। रही बात जो शोरूम्स इतने ओपन हो रहे हैं, नो डाउट है अभी भी इंडिया में शुरुआत है। अभी भी आप देखो तो FIs का जो फ्लो है वो इंडिया में इस सेक्टर में बहुत कम आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कोई कमजोरी है जिस हिसाब से लोग अभी भी यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखेंगे तो चाइना के अंदर एक एक शोरूम के अंदर $1 बिलियन से ज्यादा का माल पड़ा रहता है। तो यहाँ पे ये अच्छी शुरुआत है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इसमें जो आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में 1-2 साल के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी भारी मात्रा में इस इंडस्ट्री को आएगा। एक तरफ तो एस्पिरेशन है और दूसरी तरफ ये है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये बेहतरीन है और काफ़ी सारे अब तो विकल्प भी हैं खरीदने के। संयम जी, एक और चीज़ हमने आते हुए देखी है वो ये कि पहले ठीक है लोग बहुत प्योरिटी की तरफ जाते थे कि हाँ 22 कैरेट 23 कैरेट में भी कोई ज्वेलरी बन के मिल जाए। अब 18-14 कैरेट का भी काफ़ी चलन देखने को मिला है। हाँ, देखिए जैसे कि सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं, 60,000 का भाव हो गया है, तो 18 कैरेट और 14 कैरेट की जो ज्वेलरी है वो मच चीपर हो गई है 22 कैरेट के सामने। तो इसीलिए लोगों की अभी रुझान 18 कैरेट की तरफ और 14 कैरेट की तरफ थोड़ा ज्यादा होने लग गया है। जैसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर अपने शोरूम्स बढ़ा रहा था 22 कैरेट को लेके, अभी 18 कैरेट के और 14 कैरेट्स के भी शोरूम आने वाले टाइम के अंदर आ जाएंगे। जो 2 टायर 3 टायर सिटीज के अंदर पहले सिर्फ 22 कैरेट ही ज्यादा चल रहा था, तो उधर भी अभी 18 कैरेट की मांग ऐसी आ रही है। तो इंडिया के अभी अंदर जो हाईएस्ट शोरूम की रेंज देखेंगे 300 टू 350 किसी कॉर्पोरेट की रेंज है। लेकिन चाइना अभी भी 4,000 टू 6,000 शोरूम्स अभी भी चाइना के अंदर लोगों के हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर आज भी स्कोप है, जिस तरीके के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिस तरीके की चीजें और आ गई हैं, तो जो 2 टायर 3 टायर सिटीज के अंदर भी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी उभर के आगे आ रहे हैं। साउथ के अंदर ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे प्लेन्स एयरपोर्ट्स भी नहीं है, वहां के भी कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर शोरूम्स किए। और वही क्यू को लेके महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर, दिल्ली के अंदर भी काफी कॉर्पोरेट्स अभी आगे आ रहे हैं। तो वो 22 कैरेट ही नहीं, लेकिन 18 कैरेट और 14 कैरेट के ऊपर भी उनका ध्यान आने वाले टाइम के अंदर रहेगा। जी हाँ, जैसा कि कहा जाता है कि बहुत फास्ट मूविंग मार्केट है ये, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ हो और जैसे कोठारी जी ने कहा भी कि कॉर्पोरेट्स यहाँ पर अब एंटर कर रहे हैं, तो एक नई क्रेडिबिलिटी यहाँ पर बाजार में आती है। तो ऑलरेडी जो ज्वेलर्स हैं उनको यहाँ पर बहुत जल्दी पंप इन करने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कहेगी कि FI इन्वेस्टमेंट भी इस सेक्टर में काफी हद तक यहाँ पर आने की उम्मीद है। एक और सेक्टर, और ये मनोज जी आपसे है कि जो लैब ग्रोन है वो एक एजेंडा है, नेचुरल डायमंड्स, दोनों ही काउंसिल से हमारी बात होती है और दोनों ही अपने अपने पक्ष को यहाँ पर रखते हैं। लेकिन जहां तक कंज्यूमर की बात है वहां पर किस तरह का ट्रेंड है? देखिए, लैब ग्रोन का अपना एक मार्केट है और नेचुरल डायमंड का अपना एक मार्केट है। ये बात कभी कतई नहीं कहा जा सकता है कि लैब ग्रोन का मार्केट बढ़ने से नेचुरल को कोई फर्क पड़ेगा।
आप समझो अगर एज एंड कस्टमर देखें, मैं आपकी बात करता हूँ, आप लैब ग्रोन हो या इमिटेशन हो या रियल हो, आप पहचानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले भी लोग सरोस्की पहनते थे, अच्छी क्वालिटी का अमेरिकन डायमंड पहनते थे, और दूर से अगर आप वो समझो कि डायमंड है, ये आपकी खुद की फीलिंग आती है। जो रियल डायमंड के पहनने वाले हैं, बायर हैं, वो कुछ भी हो जाए वो रियली पहनेंगे, क्योंकि ये फील गुड फैक्टर का भी बहुत बड़ा कहानी है। डेफिनेटली जो लैब ग्रोन आया है वो दिखने में एक जैसा है, और उसका एक मार्केट है, इंडिया में अच्छा चलेगा भी। खासकर मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन 1 कैरेट के जो पीसेस हैं, बड़े डायमंड्स हैं, उसमें जो यंगस्टर हैं उसको थोड़ा कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ेगा। आउटसाइड इंडिया में जैसे यूएस में और यूके में तो काफी अच्छा चल रहा है लैब ग्रोन डायमंड, और मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग एक इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेगी और दोनों ग्रो करेगी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हर चीज की यहाँ पर मार्केट है और हर चीज में यहाँ पर काफी हद तक स्कोप भी है। एक फाइनल सवाल का टाइम है, और राजीव ये आपसे है। एक और रिपोर्ट मैं रीड कर रही थी जिसमें ये कहा गया था कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ट्रस्ट यूज्ड टू बी द प्राइम फैक्टर जब कोई यहाँ पर सोना खरीदता था अपने ज्वेलर से, लेकिन अब ट्रस्ट नंबर 2 पे है, ब्रांड, आफ्टर सेल सर्विस और डिजाइन नंबर 1 पर है। Why not? But trust number 2 पे है, मैं ये नहीं मान सकता हूँ, because as a company we ourselves have been nearly 100 years now, so trust has always been a prime factor, though it has become a default now कि trust तो है ही, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। But nevertheless what is important कि hallmarking आ चुकी है। अब ये काफी ट्रांसपेरेंट सिचुएशन है। जब हम बताते हैं कि गोल्ड आप ट्रस्ट करके लीजिए, तो ये हॉलमार्क ने इंडोर्स कर ली है हमारी ट्रस्ट फैक्टर, इसलिए ये सब्जेक्ट एक डिफॉल्ट सिचुएशन में आ गई है। ब्रांड, हर ब्रांड, एक ज्वेलरी स्टोर जो भी है इंडिया में, हर एक ब्रांड है, भले वो लंबा सा नाम हो किसी ज्वेलर का या एक स्मॉलर नेम हो, भले वो एजेंसी ने क्रिएट की नेम हो या उनकी फैमिली नेम हो, ये सब ब्रांड है। कंज्यूमर जो रिलेट करते हैं वो यही ब्रांड को रिलेट करते हैं। हर टाउन में, हर सिटी में एक ब्रांड है एस्टैब्लिश्ड जो सदियों से है, एंड दैट इज हाउ द कंज्यूमर्स ऑलवेज रिलेट एज अ ज्वेलरी स्टोर। तो ये एक सिनोनिमस फैक्टर है इंडियन ज्वेलरी रिटेल का, जो काफी यूनिक भी है। एट द सेम टाइम एक जैसे फैमिली डॉक्टर कहा जाता है, फैमिली ज्वेलर थियरी, ये अभी भी बरकरार है। एंड यही पे ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ब्रांड, ये सब मिलके एक फाइनली ज्वेलरी स्टोर है जो आप खरीदते हैं एंड सदियों के लिए वो आपके पास रह जाती है। वेल एब्सोल्युटली, बहुत सालों तक जब हम सोने पर बात करते थे तो हम बात करते थे कि सेक्टर में कैसे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, फंडिंग की कंसर्न्स हैं, यहाँ पर क्रेडिबिलिटी चाहिए, लेकिन क्लियरली वो जो बातचीत है वो यहाँ पर शिफ्ट होती नजर आई है इस चीज को लेकर कि एस्पिरेशंस हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एफआईआईज की एंट्री होगी और साथ में कॉर्पोरेट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्लियरली एक सनराइज सेक्टर की तरह ऑल ओवर अगेन यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस सेक्टर पर इतने डिटेल में हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात हम आज यहां पर सोने की करेंगे। और इवन एज सोने के भावों में उठापटक यहां पर जारी है, और फिर चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हों, करेंसी मूव्स हों, खरीदारी हो, जियोपॉलिटिक्स हो, एंड जिस तरह की स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिमांड को और प्राइसेस को तो इम्पैक्ट करती ही है। लेकिन आज हम यहाँ पर भावों की बात नहीं करेंगे, हम बात इस चीज़ की करेंगे कि अगर एक कमोडिटी, एक एसेट क्लास यहाँ पर 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पे है, तो वो कमोडिटी कितना सीरियसली लेने की ज़रूरत है, किस तरह से लोग इसे यहाँ पर खरीदते हैं और कैसे खरीदना चाहिए, कितना ये आपके पोर्टफोलियो में हो और किस तरह के ट्रेंड्स आगे जाकर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा एंड पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये वो समय भी है जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो नई सीरीज है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। कोठारी जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि नवंबर 2015 से अब तक हमने करीब करीब 250 टन का सोना SGBs के थ्रू यहाँ पर आता हुआ देखा है। जिस तरह अब यहाँ पर ट्रेंड है, ज्यादा से ज्यादा लोग अब यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन एक नया तबका, नई कैटेगरी यहाँ पर बन रही है जो गोल्ड बॉन्ड्स लेती है। क्या नंबर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किस तरह की खरीदारी है, और आप कहेंगे अवेयरनेस अब यहाँ पर पूरी तरह से बनते हुए नजर आई है?
देखिए, जो सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम के अंदर जो लोग रह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, प्लस कैपिटल गेन टैक्स टैक्स नहीं है उसके ऊपर। तो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है कि अगर लॉन्ग टर्म आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो और आपको 5 साल 7 साल 8 साल जरूरत नहीं है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। रही बात गोल्ड की, जो फिजिकल डिमांड जो है वो बहुत बहुत कम हो रहा है, क्योंकि प्राइस वॉलेटिलिटी काफी है। और अभी भी मुझे लग रहा है गोल्ड के अंदर प्राइस में कि जिस तरह से जो इंटरेस्ट रेट 1 साल में हाइक किया है, उसका इफेक्ट थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में अपने को ज्यादा देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, अपने ऑल टाइम हाई से सोने में अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने देखी है। इंटरेस्ट यहाँ पर फिर से बनता हुआ नजर आया है। जो हायर प्राइसेस हैं, करंट प्राइसेस हैं, काफ़ी हद तक डाइजेस्ट भी होने लगे हैं। और आगे जब हम थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में जाएंगे तो खरीदारी यहाँ पर और भी बनेगी। लेकिन खरीदारी पर ही बात कर लेते हैं। और संयम जी, एक चीज़ जो पैटर्न बाजार में अब देखने को मिला है, और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये निकल के आई हैं जो सजेस्ट करती हैं कि काफ़ी सारा पुराना सोना अब बाजार में यहाँ पर आने लगा है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि अगर आप 100 ग्राम सोना बेच रहे हैं तो उसमें से 25 ग्राम सोना रिसाइकल के तरीके से यहां पर आ रहा है, यानी कि एक्सचेंज के तरीके से आ रहा है। आप कैसे देखते हैं ये नंबर्स और ये पैटर्न? देखिए, गोल्ड रेट जो हाई टाइम से 62,000 से अभी 750 के आसपास एमसीएक्स आ गया है। जो डॉलर है वो भी 2000 से 1936 डॉलर्स के आसपास आया है। तो जिन्होंने सोना खरीदा है वो वापस उसको बेचेंगे, बेच के थोड़ा सा बेच के वापस अपने डिजाइन को भी चेंज करेंगे। जून जुलाई के अंदर जनरली बिजनेस थोड़ा कम रहता है। ज्वेलर्स का भी स्कूल्स चालू होने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से बिजनेस थोड़ा अभी डाउन रहता है। काफी प्राइस वोलेटिलिटी भी अभी इस मार्केट के अंदर देखी गई है। जो कल भी डाटा आया था, होम डाटा, उसके वजह से जो भाव है वो भी घटे हैं। और इन्फ्लेशन भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि कंट्रोल में है। तो सिर्फ हमें नहीं, लेकिन एंड का रिटेलर भी ये सब डाटा को देखता है, देखते हुए समझता है 1920 और 1900 डॉलर्स के आसपास या 58,000 के आसपास जब सोना आएगा तो उसे राइट बाय समझा जाए, ऐसा मुझे लगता है। और 5 जुलाई 7 जुलाई के आसपास मेरे हिसाब से सोना वापस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो कस्टमर वापस दुकानों के अंदर बढ़ती कमोडिटी के अंदर वापस आना चाहता है। और जब भी भाव घटता है तो उल्टा वापस एक बार बेचने के लिए सोना आ जाते हैं लोग। मनोज जी, एज ऑफ नाउ जो ट्रेंड्स हैं, हमने देखा है बाजार में लोग आ रहे हैं जो अपना सोना लेके आ रहे हैं, और क्योंकि सोने के भावों में इजाफा हुआ है तो सोना दे रहे हैं, कैश ले रहे हैं। सो गोल्ड फॉर कैश एक चीज है। दूसरा है कि सोना लेके आ रहे हैं, उसको एक्सचेंज ले रहे हैं। और तीसरा है अपग्रेड, सोना लेके आ रहे हैं, उससे बेहतर बड़े डिजाइन खरीद रहे हैं और डिफरेंस यहाँ पर पे कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप ये तीनों मार्केट्स? नमस्कार मनीषा जी। पहला तो मैं आप जैसा बोल रही है 25% सोना रिसाइकल में आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 50 से 60% तक सोना जो है वो रिसाइकल में आ रहा है। जो नॉर्मल ट्रेंड है, हमेशा जब मार्केट नॉर्मल रहता है तब 25% जो सोना है वो एक्सचेंज के लिए आता है। तो पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में ऐसे मार्केट बहुत ही मंदा था। 10 क्वार्टर के बाद ऐसा, अगर डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो 17% जो है करीब करीब वो डिमांड कम थी। मतलब जो डिमांड हुई करीब करीब बोलते हैं 112 टन के आसपास ही हुआ। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, वो डिमांड में नरम ही रहेगा। जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा सेल होती है वो धनतेरस में होता है, सेकंड अक्षय तृतीया में होते हैं। अक्षय तृतीया भी हमारा नरम ही गया। तो ये साल नरम का माहौल दिख रहा है मुझे, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर कहीं कुछ अच्छी गुंजाइश दिख रही है मुझे तो लास्ट क्वार्टर में दिख रहा है। वो भी तब होगा अगर मॉनसून सही तरीके से आया, मॉनसून में क्रॉप अच्छी आई और अच्छी फसल आई, तो फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा 2/3 जो डिमांड है वो अभी भी रूरल एरिया से आता है, और मॉनसून अच्छा आया तो ही फोर्थ क्वार्टर जो है हमारा वो कहीं अच्छा होगा। नहीं तो ये तो साल मुझे वॉश आउट होता ही नजर आ रहा है। अगर बहुत सारे एनालिस्ट जो मेटल फोकस हैं या और भी कुछ जो रिपोर्ट्स देते हैं, उन लोगों का भी कहना ऐसा है कि इस साल जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसे भी अगर 4,800 से 5,000 टन की अगर सामने सप्लाई आएगी तो 500 टन की करीब करीब जो है वो बहुत कम जो है वो डिमांड आएगी। और वो डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो कम होने वाली है। कि नॉर्मल सेंट्रल बैंक की बाइंग 400-500 टन होती है, पिछले साल केवल 1,000 टन हुई, इस साल वापस वो कम आएगी। तो इंडिया का जो डिमांड मार्केट है वो इस बार गोल्ड को रेट को संभालने में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर डिमांड नहीं संभली
तो मुझे आगे गोल्ड रेट भी कम दिख रहा है अगले क्वार्टर में। और एक्सचेंज की जहां तक आपकी बात है, वो एक्सचेंज जो 50% है वो आगे और बढ़ता चला जाएगा। वो बढ़ इसलिए रहा है कि एंड कंज्यूमर को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई गोल्ड चल रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं गोल्ड नीचे आएगा और तब उस समय फ्रेश बाइंग करेंगे। कोठारी जी, आपका क्या व्यू है? जो ये गोल्ड फॉर एक्सचेंज हमने आता हुआ देखा है, ओवरऑल मांग यहाँ पर कम है, लेकिन अगर आप ज्वेलरी स्टोर्स में जाएं तो वहां पर लोग तो हैं ही, और क्या ये एक्सचेंज की जो मार्केट है ये आपको कैसे बढ़ती हुई नजर आती है 2023 में? देखिए, सिर्फ एक्सचेंज में ज्वेलरी जो खाली ज्वेलर्स के शॉप में भी नहीं होती है, बहुत से एनबीएफसी बैंक या हायर प्राइस होते हैं, तो उनकी भारी मात्रा में ज्वेलरी बेचने को आती है, क्योंकि जो लोग मॉर्गेज करके गए होते हैं वो लोग उनकी ज्वेलरी सेल करने के लिए बोल देते हैं, और जो भी डिफरेंस होता है एज पर आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से उसको जो कस्टमर होता है उसको वापस देना पड़ता है, तो वो ज्वेलरी काफी भारी मात्रा में आती है। और उसके बाद में रही बात ज्वेलर से, नो डाउट हायर प्राइजेस के अंदर ज्वेलरी ओल्ड ज्वेलरी होती है उसको एक्सचेंज करते हैं, और ये रेशियो काफी बढ़ रहा है। जो लास्ट टाइम में हमने डिस्पैरिटी मार्केट में देखी थी, उस टाइम में पूरा ओल्ड ज्वेलरी ही एक्सचेंज होके न्यू ज्वेलरी जिसको जरूरत होती थी वो लेके जाते थे। बट रही बात प्रॉफिट टेकिंग की, तो लोग कोई भी प्राइस में हो तो जरूरत है तो ये प्रॉफिट टेकिंग करने आते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई सोना बेचने आता है। तो क्लियरली जो रिसाइकल्ड गोल्ड है, ये एक्सचेंज का गोल्ड है, वो एज ऑफ नाउ मार्केट में काफी हद तक आ रहा है। एक और चीज पर आपकी यहाँ पर ध्यान खींचना चाहेंगे, और राजीव ये सवाल आपसे है। एक रिसेंटली क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसका कहना है कि कंसोलिडेशन में है मार्केट। 2023 में ज्वेलर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर 14 से 16% तक बढ़ती हुई नजर आएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर है, स्टोर एक्सपेंशन भी इस साल में काफी हद तक एक्सपेक्टेड है। कैसे रीड करते हैं ये रिपोर्ट आप? या मनीषा, एक्सपेंशन ऑफ कोर्स ज्वेलर की एस्पिरेशन होती है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि अगर 60,000 की रेट आप करेंगे, एक्सपेंशन की रेशियो काफी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू आरओआई, ये एक टफ सिनेरियो हो जाती है फ्रॉम अ ज्वेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू टू अचीव। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से होगी ये बात, बिकॉज स्टोर एक्सपेंशन पर स्टोर कॉस्ट काफी हाई है, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक बॉम्बे, वेयर इवन द कॉस्ट ऑफ रेंट और ऑन परचेस दोनों की काफी हाई है। सो एक्सपेंशन स्पेशली सिटीज लाइक बॉम्बे एंड लाइकवाइज इज अ डिफिकल्ट सिनेरियो। जो हम देख रहे हैं ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है वो टियर 1 टियर 2 टियर 3 में हो रही है, जहां कॉस्ट ऑफ द रिटेल इज मच लेसर एंड डिमांड इज अग्रेसिवली हायर कंपेयर टू द सिटीज पर से। मनोज, आप कैसे देखते हैं जो रीजनल प्लेयर्स हैं, क्या वो नेशनल जाने की एस्पिरेशंस रखते हैं? क्योंकि काफी सारी इस तरह की रिपोर्ट्स भी बाजार में हैं। देखिए, एस्पिरेशन तो डेफिनेटली हाई है। पिछले कोविड के पहले से ही जितने भी चेन स्टोर्स हैं रीजनल लेवल पे खासकर, वो सब ने टारगेट 2025 अपना लिख के रखा है कि मुझे इतने नंबर ऑफ स्टोर पे जाना है और यहाँ तक अचीव करना है, और सब में एक होड़ सी लगी है कि मेरे स्टोर्स ज्यादा हों तो मेरे स्टोर्स ज्यादा हों। लेकिन जब से ये कोविड के बाद गोल्ड रेट बहुत बढ़ गया, तो उससे पूरा गेम चेंज हो गया है। उन लोगों ने अपने जो प्लान्स है उसको स्लो डाउन कर दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हट गए। उनके प्लान्स हैं अभी भी, एंड दे आर स्टिल होपफुल कि वो अपना जो 2025 तक सोच रहे थे 2026-27 तक आएंगे। कुछ ऐसे रीजनल प्लेयर्स हैं जो इस साल आईपीओ भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका एक्सपेंशन भी, जो समझो अगर 70-80 स्टोर पे बैठे थे तो आज वो 120-130 स्टोर पे आ चुके हैं। कोठारी जी, ये साल वैल्यू में जाएगा या वॉल्यूम में जाएगा? देखिए, मुझे लगता है वॉल्यूम भी कम रहेगा और वैल्यू वाइज भी कम रहेगा, दोनों में कम रहेगा, क्योंकि जो कॉस्ट इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 7.5-8% इंटरेस्ट हो गया है इंटरनेशनली आप देखो, और अभी भी वॉलेटिलिटी मार्केट काफी रहेगी, अभी भी अनसर्टेनिटी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली भी काफी है। और रही बात, मुझे लगता है कि इस साल इंपोर्ट भी अपना कम होगा, वैल्यू वाइज भी और वॉल्यूम वाइज दोनों भी अपना कम होगा, और रिसाइकल गोल्ड जो आने से जो एक जो खपत हुई है, और मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है मैडम कि सीपा का भी गोल्ड आ रहा है, फिर एफटीए का भी गोल्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत कंफ्यूज है। हमारी पूरी बुलियन इंडस्ट्री एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को काफी धीरे धीरे आगे चल के इसमें काफी इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि सीपा गोल्ड के हिसाब से कस्टम ड्यूटी में बेनिफिट है, उसके बाद में एफटीए में जीरो ड्यूटी कस्टम ड्यूटी की ज्वेलरी और इस तरह की चीजें आती है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को आगे चल के तो नुकसान होने ही वाला है। रही बात
गोल्ड डिमांड की, तो मुझे लगता है इस साल डिमांड थोड़ा स्लो डाउन रहेगा जितना अप्रिशिएट, बट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 का मैं काफी बुलिश हूँ। जो ये लोग जो देख रहे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट हाइक होने से रिसेशन आ जाएगा, अपन ऐसी कुछ ये नहीं है। इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे उनको जो 2% का चाहिए, अभी भी उनका स्टेटमेंट था कि वी रिक्वायर 2% ऑफ इन्फ्लेशन, तो अभी भी 2 हाइक का इनका अभी तक चांसेज है। और प्लस अगर आपने देखा होगा 10 ईयर यील्ड है जो अभी वो 3.78 पे है, अगर वो 3.95 पे आ जाता है तो मुझे लगता है गोल्ड $1885 उस दिन आ जाएगा। तो ये एक ट्रेंड है जो बाजार में देखने को मिला है कि ईटीएफ में रिडेम्पशंस देखने को मिली हैं और न्यू ज्वेलरी बाइंग के अलावा लोग यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं, ज्वेलरी का अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एक ट्रेंड है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो इंडस्ट्री से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनकी क्या स्टैंडिंग है एज ऑफ नाउ, और जो खरीदार हैं वो फिलहाल यहाँ पर क्या देख रहे हैं और क्या प्लान्स हैं आप ज्वेलरी इंडस्ट्री के 2023 के लिए, जानेंगे इस ब्रेक के बाद।